यूपी बीजेपी ने लोकसभा में प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपी है, तो वहीं अखिलेश का मॉनसून ऑफर भी सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। संगठन के लोग से बार बार मंत्रणा भी चल रही है। उनकी नजर सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, बल्कि उसके पहले यूपी में होने वाली 10 लोकसभा उपचुनाव पर भी है। कैसे इन 10 सीटों पर जीत हासिल हो ताकि संसद में संख्या बल 300 से पार हो जाए। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस इन 10 सीटों पर 7 चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल है, 3-4 सवाल है मूलभूत, वो आपको बताते हैं। यूपी की 10 सीटों का उपचुनाव क्या 2027 चुनाव का सेमीफाइनल होगा? पहला। दूसरा, यूपी उपचुनाव पर क्या है एनडीए और इंडिया का रणनीति, इस पर आज चर्चा करेंगे। अखिलेश के पीडीए फैक्टर को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की संजीदगी साफ नजर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि उपचुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को बेहतर कर सकें। योगी के प्लान में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर हर महादेव, सब बढ़िया हुई, बढ़िया। यूपी बीजेपी को लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में खासी हलचल देखी गई थी। बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से मिलते देखे गए। मौर्य और चौधरी ने पहले सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राज्य इकाई ने 15 पन्नों का एक दस्तावेज सौंपा है, जिसमें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे के कारण गिनाए गए। इसमें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे के कारण गिनाए गए। यूपी में लोकसभा सीटों में आई कमी की जो मुख्य वजह बताई गई है, वो जान लीजिए। 7 चरणों में चुनाव भारी पड़ा, प्रशासन की लाल फीताशाही, कार्यकर्ताओं का असंतोष, राजपूत समाज की नाराजगी, चुनाव में अग्निवीर बड़ा मुद्दा, सरकारी नौकरियों के पेपर लीक, कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी। दरअसल यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं है, इस तरह की अफवाह की बात सामने आई थी। इस पर अखिलेश का मॉनसून ऑफर भी आ गया। उन्होंने 100 लाओ सरकार बनाओ का ऑफर दिया, जिस पर बीजेपी हमलावर नजर आई। मैं उनसे कहना चाहूंगा, 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। सभी पार्टियां उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में लोकसभा के नतीजों के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी यूपी के उपचुनाव पर नजर बनाए हुए है। 10 सीटों पर बीजेपी भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। तो सवाल ये कि क्या उपचुनाव प्रदेश की पार्टियों के लिए 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा। देश की राजनीति का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ है पिछली बार के मुकाबले, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीटें ज्यादा मिली है। अब जो लिटमस टेस्ट है वो 10 उपचुनाव है विधानसभा का, जिसको हर पार्टी जीतना चाहिए। एक लंबा चौड़ा पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ स्टूडियो में राहुल महाजन सर, एडिटर इन चीफ हमारे, बहुत स्वागत है सर आपका। ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सलमान इम्तियाज प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ होंगे। दीपक रंजन प्रवक्ता एसपी से हमारे साथ होंगे। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ होंगे। और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। हम समझेंगे कि आखिर लड़ाई किस बात की है बीजेपी में, जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार चर्चा चल रही है और रुक नहीं रही। पहला। दूसरा, ये जो बाय इलेक्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? राहुल सर, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। जो रिजल्ट थे वो थोड़े चौंकाने वाले थे, मुझे लगता है हम लोगों के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। किसी ने एक्सेस नहीं किया था कि साहब इतना लॉस हो सकता है इस अलायंस से, लेकिन वो दिखा, मतलब एक ठीक ठाक लॉस हुआ है, उसको कवर अप किया जाए। पहला तो ये है जो बीजेपी सोच रही होगी कि ये जो बाय इलेक्शंस हैं 10 सीटों पर, उस पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। हालांकि इसमें सिटिंग बीजेपी की सीट ज्यादा नहीं है। राहुल सर,
नहीं देखिए, अगर हम उस तरह से देखेंगे तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, बाकी जो है उसमें बीजेपी जो है वो अच्छा कर सकती है। कोशिश तो यही होगी बीजेपी की कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनावों के नतीजे हैं उनको किसी तरह से इन बाई इलेक्शंस में इम्प्रूव किया जाए, ये तो बिल्कुल साफ है। और देखिए, ये मंथन जो आपको इतना सारा दिख रहा है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, 15 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की गई, आपस में मंथन किया गया, ये इसीलिए पार्टी के भीतर ताकि जो लूप होल्स रह गए हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वो उसे प्लग कर सके, उसे किसी तरह से भर सके। ये कोशिश होगी कि वो दोबारा ना हो, चाहे वो अब अंदरूनी राजनीति की बात हो या फिर ये बात हो कि अधिकारियों ने किसी तरह का काम किया, ये भी इस रिपोर्ट में बोला गया है। ये भी बात हो रही है कि किस तरह से कुछ जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उन्होंने बीजेपी को तवज्जो नहीं दी, उनको वोट नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी कोशिश कर रही है अपने संगठन के भीतर कि ये सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सके। ठीक है, ये जो लड़ाई वाली बात सामने आई कि साहब संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है, जो अध्यक्ष भूपेंद्र जी ने रिपोर्ट दी 40 पन्ने की, उसमें भी कई सारी चीजें मेंशन है। तो क्या ऑल इज नॉट वेल खुद बीजेपी के अंदर या फिर सरकार वर्सेस कार्यकर्ता, जो बार बार लोग कह रहे हैं? देखिए, बड़ा अजीब है, जैसे कांग्रेस पार्टी के भीतर जब मत अलग अलग होते हैं, किसी भी पार्टी में मत अलग हो सकते हैं। अगर मत अलग होते हैं तो कांग्रेस कहती है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसलिए मत अलग हैं। अब बीजेपी में अगर मत अलग हैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में नेताओं के मत अलग हो सकते हैं। यही बात हो रही है ना कि हार के क्या कारण रहे, ठीक है, उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य के अलग मत हो सकते हैं, उसको लेकर आदित्यनाथ योगी के अलग मत हो सकते हैं, तो सभी के मत अलग हो सकते हैं। तो पार्टी में ये चर्चा जो है इंटरनल होती है, सभी जगहों पर ये चर्चा होती है, कांग्रेस में भी होती है, बाकी दलों में भी होती है। समाजवादी पार्टी जब हारती है तो वहाँ पे भी चर्चा होती है कि आखिर किस तरह से जो है इम्प्रूव किया जाए, किस तरह कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको अपने पास लेके आया जाए, किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये सारी बातें जो है बीजेपी की रिपोर्ट में भी आपको दिखेगी। ठीक है, आ रहा हूं हमारे साथ बीजेपी के अलायंस पार्टनर आरएलडी की तरफ से रोहित अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भी। रोहित जी, अलायंस पार्टनर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, पहला? दूसरा, क्या अलायंस पार्टनर भी चाहेगी कि ये जो बाय इलेक्शन है उसमें हम को जो शेयर मिलना चाहिए वो मिले? तीसरा, ये जो घटनाक्रम चल रहा है क्या इससे नुकसान भी है, क्योंकि एक नेगेटिव पब्लिसिटी है? चुनाव के दौरान संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, ये नैरेटिव एक सेट किया था। उसी तरीके से विपक्ष एक पुनः नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। वो कभी कहता है योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, कभी वो कहता है केशव प्रसाद मौर्य जी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है किसी भी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने का कि हम आपको कोई ऑफर दे दें, है ना। रजत जी, अभी आपको हम ये ऑफर दे देंगे, आइए हम नया चैनल खोलते हैं और हम आपको सीईओ बनाएं, और या पब्लिकली हम आपको ऑफर देते हैं। तो क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है। परंतु ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग खुद समझते हैं राजनीति को बेहतर तरीके से, आज जो देश में कई राज्यों में सरकारें चला रहे हैं, लेकिन रोहित, क्या ऑफर अच्छा है? मैं ऑफर पूछना चाहता हूं, क्योंकि मॉनसून ऑफर है जो अखिलेश यादव ने लिखा साहब 100 लाइए, सरकार बनाइए। तो क्या ये इसलिए ऑफर तो तभी दिया जाता है जब आदमी थोड़ा निराश होता है। अगर मैं यहां बहुत खुश हूं तो आप ऑफर देंगे तो मैं कहूंगा साहब थैंक यू, बट आई एम हैप्पी विद दिस। अगर कहीं कुछ टूट होती है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तभी तो ऑफर आता है कि नहीं साहब मामला कुछ गड़बड़ है, ये लीजिए ऑफर लेटर। तो ये मॉनसून वाला ऑफर है। देखिए, छीकरा जो फूटता है वो बिल्ली के भाग्य से फूटता है, पर यहां तो पंजा है, तो कहां से फूटेगा छीकरा? तो ये छीकरा फूटने वाला नहीं है। और ये ऑफर जो है ये पूरी तरीके से राजनीतिक से प्रेरित है, और आपको भी पता है कि ये बहुत ही तुच्छ राजनीति का ऑफर है। मतलब ये तो खुलेआम ये बता रहे हैं कि जो इनको जनता कभी नहीं चुनेगी, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। इनके ऑफर का क्या मतलब हुआ? हम आप अगर इसको समझें सीधे सीधे तौर पे, तो ये चाहते हैं कि साहब जनता ने जो मैंडेट दिया उसकी हत्या कर दी जाए और इनके साथ जुड़ के वो एक दूसरी सरकार बना ली जाए, क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा है। अब एक बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि 2027 में भी जनता पुनः एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। ये बात ये समझ चुके हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए 2027 के चुनाव में अगर 2.5 साल रह गए हैं, उसके बावजूद अगर आपको इस तरीके की बात करनी पड़ रही है, मॉनसून ऑफर देना पड़ रहा है, तो अगर आपने जनता के लिए 2.5 साल काम करने का काम कर लो तो हो सकता है कि आपका कुछ भला हो जाए। परंतु आप तो जनता के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं रह गया कि आपको कभी लेके आएगी, तो इसीलिए आप इस तरीके की उटपटांग बातें कर रहे हो। ये राजनीति की अपरिपक्वता कह सकते हैं आप, जिसको आप छिछोरापन कह सकते हैं। और मतलब
इसको मैं किस श्रेणी में रखूं कि मैं मतलब हम खुद नहीं समझ पा रहे कि राजनीति को किस स्तर पे समाजवादी पार्टी ले आई है आज, ठीक है, कि जो इस एक बार तरीके संजय की राणा के बातें पास कर चलते रही। हैं। संजय, ये जो यूपी का घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? पहला, एडवांटेज अखिलेश कांग्रेस है, वो लोग आराम से बैठे हैं। जो कुछ बीजेपी में हो रहा है, भाई राजनीतिक दल है, वो राजनीति करेंगे, मजे भी लेंगे। संजय राणा। ब्रजेश जी, गुड इवनिंग मैं फैलो पे। देखिए, ऐसा है, जब उत्तर प्रदेश की घटना की बात करते हैं, हमें लगता है ऐसी कोई घटनाक्रम चल रहा है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, हर राजनीतिक पार्टी में कहीं ना कहीं विचारधारा का मतभेद हो सकता है, अपने अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, एक परिवार में 4 लोगों के व्यू पॉइंट एक जैसे नहीं होते, तो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इनका अंतर्द्वंद कहाँ है भाई? देखिए, कोई भी पार्टी अगर हारती है, उसकी समीक्षा की जाती है, और समीक्षा में वो रूट कॉज एनालिसिस करती है कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई, क्या क्या चीजों पे हमने त्रुटियां की है, किसको इसे कवर किया सकता है, क्या उसका मिटिगेशन प्लान है, नई स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, जिस पे चिंतन और मंथन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ आप दिल्ली की बात अगर चर्चा करते हैं, तो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व बैठता है, तो आपसी समावेश बना करके दोनों जो उत्तर प्रदेश और सेंटर मिल करके ही काम करेगा। तो हमें नहीं लगता कोई अंतर्द्वंद है। हाँ, बयानबाजी, देखिए, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की बात करेंगे, तो उन्होंने कोई नया बयान नहीं दिया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, संगठन बड़ा। हर आदमी जब सीईओ होता है या बड़े पद पे होता है, एक विचारधारा देता है, उस विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं दिया है। आप जरा, मैं थोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने मीटिंग में बोला था, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया उसके। हाँ, आ रहा हूं संजय, एक मिनट रुक जाइए, आता हूं आपके पास। हमारे साथ सलमान इम्तियाज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं, पत्रकार। ऋषि, ये शायद जब से सरकार बनी है, ठीक है, अंदर खाने चीजें चलती होंगी और शायद हमें नहीं पता चलती होगी, पहली बार स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब ये हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब अंदर की चीजें बाहर आई है, वरना हमें खुद नहीं पता होता कि कल साहब क्या होने वाला है, मीटिंग में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, हमें भी नहीं पता चलता था, फेल हो जाते थे हमारे नाम। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर आई हैं खबरें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में 36 के आंकड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप तमाम ऐसे बयान देख लीजिए, तमाम बीजेपी के अंदर से बयान देख लीजिए, आप बीजेपी के उन विधायकों का बयान देखिए, उन सांसदों का बयान देखिए, चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद पश्चिमी यूपी से एक आने वाले विधायक समथिंग कोई गुज्जर साहब हैं, उनका बयान देखिए कि प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें हराया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें हराया है। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रशासनिक अधिकारियों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल सीएम का होता है। तो ये कहीं ना कहीं संजय निषाद का बयान देख लीजिए, आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जो हैं, खुलेआम ये पत्र लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में पिछड़ों को दरकिनार किया जा रहा है। वो अनुप्रिया पटेल जो राज्य से लेकर केंद्र में सहयोगी बनी हुई है, उनके पति जो है योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। संजय निषाद का बयान देख लीजिए कि बुलडोजर सिस्टम आप नहीं चलेगा, गरीबों को बुलडोजर चलाएंगे आप। तो अंतःकलह है। इसको आप राणा साहब ये कहें कि हर पार्टी में चलती है, और हर पार्टी में चलती है तो उस पार्टी को नुकसान भी होता है ऐसे यदि डिस्प्यूट को आप कंट्रोल नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए ना, वो जो बयान केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है कि संगठन, आ रहा हूं, एक बार दीपक रंजन से भी ओपनिंग कमेंट ले लूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। दीपक, ये ऑफर किसके लिए था? वो टैग भी कर देते तो और अच्छा होता। आपने ओपन ऑफर दे दिया। ऑफर लेटर में आप नाम लिख देते कि नहीं साहब ये ऑफर फला के लिए है, और 100 नहीं हो 70 हो 70 नहीं हो 90 मान लिया जाएगा, वो तो बाद में डील हो जाती। रजत जी देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह जो है खुल करके सामने आने लगी है। अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से मुखर होकर के कोई किसी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता था। और देखिए, संगठन और सरकार की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है कुर्सी की। कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, कोई उस कुर्सी पर बैठना चाहता है। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिसके आप यहाँ से लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप शंटिंग कर रहे हो। अगर आप शंटिंग कर रहे हो तो उसका कोई सार्थक चीज तो निकले। अगर आपके पास 100 विधायक हैं, अगर 100 विधायकों का समर्थन आपके पास है, अगर हकीकत में इतने सारे विधायक, भाई देखिए, हम अपोजिशन में होने के नाते हम तो सरकार के हालात लगातार बयां करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, सरकार में, सत्ता में पूर्व के विधायक, वर्तमान के विधायक, कई बार के सीनियर लीडरान जो है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
तो हमने तो कहा कि भाई अगर आपके पास है, आप यहाँ से दिल्ली से यहाँ आप कर रहे हो, अगर आपके पास 100 विधायकों का समर्थन है तो आप हमको बताओ या प्रदेश की जनता को बताओ, आप क्यों गुमराह करो? ये तो नहीं, सही मैं बात है पूछ भाई। रहा हूं ऑफर सब- किसके सब- लिए था, ये तो बता दीजिए। ये जो ऑफर है वो किसके लिए? जो लेकर के आ जाए 100 विधायक, जो यहाँ से वहां दिल्ली सटिंग कर रहा राहुल है, सर, वो विधायक लेकर के आ बिल्कुल जाए। ओपन ऑफर है, चाहे 100 वो- विधायक ले चाहे जाइए, कोई- सरकार बना लीजिए। चाहे समाजवादी चाहे पार्टी कोई अड़ी भी गई हो। अपने ऑफर पर। राहुल सर, देखिए, आज के जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को क्या जो है योगी से बेहतर जो मुख्यमंत्री है वो मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में उनके पास जो है योगी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो ऐसे में जिस तरह की पार्टी बीजेपी है, जिसको जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें क्या 100 विधायक कोई तोड़ सकता है? ये सब देखिए, ये बात सही है, राजनीति में जब भी मौका मिलता है तो विपक्षी दल जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बयानों को भी इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि भाई ठीक है, एक मौका मिला है जहाँ पर बाहर से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खींचतान है। अब किसी को नहीं पता कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने जाके संगठन से क्या बात की है। हम मीटिंग में नहीं थे, हमें नहीं पता क्या बात की है। क्या जो केंद्रीय संगठन है उन्होंने उसको इसलिए बुलाया कि भाई आपको जो है इस तरह का काम करना है, या उनको कोई हिदायत देने के लिए बुलाया गया? ये बातें स्पेकुलेशन है, और ऐसे में जब स्पेकुलेशन बढ़ती है तो विपक्षी दल जो होते हैं, ज़रूर है, उनका हक है और वो राजनीति में है, राजनीति में ये बातें होती हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने इस तरह का बयान दिया, अच्छा कहीं दरार होगी तो चलिए एक दाना फेंकते हैं, अगर कोई आ गया तो आ गया। तो पर बीजेपी की जिस तरह कार्डर बेस्ड पार्टी है, इस तरह की टूट जो है हमने कभी बीजेपी में नहीं देखी, और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में योगी से बेहतर जो कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के लिए वो बीजेपी को मिल सकता है। ठीक है ऋषि, ये जो अलायंस हुआ है, हम लोग बार बार सोच रहे थे कि शायद समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को एकोमोडेट किया, 3 सीटें दी हैं। कहा साहब, अभी जो खबर है, हो सकता है कैंडिडेट्स ऊपर नीचे हो, 7-3 का रेशियो। बार बार नजरें इसी उपचुनाव पर है। क्या ये माना जाए कि लोग, ये जो उपचुनाव है ये आने वाले विधानसभा के लिए एक लिटमस टेस्ट है, सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, यहीं से हवा बनेगी और हर पार्टी चाहेगी हवा बना ले जाए? ऋषि, रजत जी, आप जनरली देखते हैं कि जो बाय इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो सत्तासीन पार्टी होती है, हाँ। उसका स्टेक हाई होता है, क्योंकि इन सीटों पे आपको बचाने की जरूरत होती है। हालांकि जो जिन 10 सीटों पे चुनाव हो रही है उसमें से 5 जो है समाजवादी पार्टी के पास है, हाँ। 3 बीजेपी के पास है, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी के पास है। लेकिन यदि इन 10 सीटों में यदि 4-5 सीटों पे भी बीजेपी नहीं जीत पाती है तो सवाल तो फिर उठने लगेंगे ना। और आप जानते हैं, राहुल महाजन सर ने कहा, उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन वो मेरे बात से भी सहमत होंगे, दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में सब कुछ सामान्य नहीं है। जो नंबर 2 है और योगी आदित्यनाथ है, उसमें रस्साकसी तो है ही। राहुल सर एक बार आप रिप्लाई करें, क्योंकि वो आपको कोट कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अगर योगी जी के प्रदेश में जाकर ये बोलते हैं कि योगी जी उनके भी मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसके कहने के बाद कोई बहुत ज़्यादा अटकलें बच जाती। ठीक, प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि योगी बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, तो प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं, जो कि बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आरएसएस की भूमिका, क्या आरएसएस योगी जी को पसंद नहीं करता? बहुत पसंद करता है। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि जब आरएसएस पसंद करता है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पसंद करता है, तो उनके ऊपर किसी तरह की बात आए? मुझे लगता है एक और दूसरी बीजेपी की हार है, ये तो कोई डिनायल नहीं कर सकता ना कि उत्तर प्रदेश में बुरी तरह बीजेपी की हार हुई है, लेकिन उस हार का क्या केवल कारण जो है वो योगी हैं? ऐसा नहीं है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बाकी पार्टियों में बात आती है तो कहीं नहीं कहा जाता कि अच्छा उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये कहा जाता है ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बीजेपी में क्यों ऐसा हो जाएगा कि एक आदमी पे ठीकरा फोड़ा जाएगा? वो भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योगी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो केशव प्रसाद मौर्य की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार रोहित के पास जाना है। रोहित, अलायंस ऑलमोस्ट डन है इंडिया अलायंस का, 3 और 7 का। क्या इस बार आरएलडी, क्योंकि आपकी सीट है, आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर, क्या अलायंस पार्टनर्स को सीट मिलेगी? देखिए रजत, ये एक बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल की मीरापुर सीट खाली हुई हाँ। है। हमारे जो विधायक थे चंदन चौहान जी, वो सांसद बन गए हैं, तो वो राष्ट्रीय लोकदल की ही सीट है, वहां पे राष्ट्रीय लोकदल का ही कैंडिडेट लड़ेगा। उसके अलावा
जो अन्य पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट हैं उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है शीर्ष नेतृत्व के साथ। और जो गठबंधन होता है वो विश्वास का गठबंधन होता है, ये इनके कहने से नहीं खराब हो जाएगा, इनके कहने से विश्वास नहीं टूट जाएगा कि ये भ्रम फैलाएंगे और यहाँ पे गठबंधन टूट जाएगा, या डिबेट पे ये कुछ भी बोल के चले जाएंगे उससे कुछ इफेक्ट होने जा रहा है। तो स्थिति साफ है कि हम मजबूती से खड़े हुए हैं, हम केंद्र में भी सरकार का हिस्सा हैं, हम प्रदेश में भी सरकार का हिस्सा हैं, और हम हर चीज के लिए खुद को एक मानते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल एक दल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के अंदर है। तो इन बातों को यहाँ पे करना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे भी चुनाव लड़ा जाएगा इस उपचुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे भी चुनाव लड़ा जाएगा, परंतु 10 की 10 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल मेहनत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम इनका जो नैरेटिव है कि ये उत्तर प्रदेश जीत के आए हैं, जनता उत्तर प्रदेश इनके साथ है, उसको तोड़ा जा सके और 10 की 10 सीटें एनडीए गठबंधन जीत के आए। हमारी पूरी की पूरी कोशिश इस डायरेक्शन में है। ठीक है। जिस तरीके से आज हताशा इनके नेता ने दिखाई है, वो साफ दिखाई पड़ता है कि समाजवादी पार्टी का जनता से विश्वास उड़ गया है। अब उनको लगता है जनता उसको कभी नहीं चुनेगी। कुछ ऐड करना चाहते हैं दीपक? आवाज आ रही है आपको दीपक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए। देखिए, इस बात से रजत जी कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि आपस में भारतीय जनता पार्टी में कोल्ड वॉर चल रहा है, और एक तबका जो भारतीय जनता पार्टी में है वो 10 की 10 सीटें जो है मुख्यमंत्री जी को कमजोर करने के लिए वो हराने में लगा हुआ है कि इनको कैसे हराए और कैसे इनको कुर्सी से बेदखल करे। ये बिल्कुल सही कहा आदरणीय राहुल जी ने। इन्होंने कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी नहीं जा रही, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो है अमित शाह जी की और इनकी मुख्यमंत्री जी की, होम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की का झगड़ा जग जाहिर हो चुका है। अब उसमें इंटरिम करना पड़ा प्रधानमंत्री जी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। अभी तक प्रधानमंत्री जी दूर बैठ करके तमाशा देख रहे थे। कभी मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जब टीम 30 बनती है तो उस मीटिंग में जो है दोनों डिप्टी सीएम नदारत रहते हैं। अच्छा ठीक है, माननीय हो सकता है कि उस टाइम वो कहीं ना कहीं बिजी हो, व्यस्त हो, किसी अपने प्रोग्राम में हो, लेकिन टीम 30 में उनको जगह भी नहीं दी जाती है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो आप उसमें जगह देते हो, 30 के 30 कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स को, लेकिन दोनों डिप्टी से इसी तरह जब घोसी का चुनाव आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा उत्तर प्रदेश का अमला जो है वहां पर लगा दिया गया, तो उसके बाद भी हर्ष क्या हुआ? घोसी में हमने वहां पे मोर देन 43,000 से वहां पर इंडिया गठबंधन ने वहां पर जीत दर्ज की। तो आज की तारीख दारा सिंह चौहान अधिकारी भी मैं यही राहुल सर ये चीज देखिए, समझिए आप कोई फैसला कर लीजिए। अब तक ऐसा था जो 10 साल मैंने देखा कि शायद मेरिट ऑफ द कैंडिडेट माने नहीं रखता था। बीजेपी का टिकट था, काश आप विधायक सांसद हो गए, जो 10 साल मैंने देखा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं। आप बाय इलेक्शंस देखिए, आप लोकसभा इलेक्शंस देखिए, मेरिट ऑफ द कैंडिडेट भी माने रखता है। ठीक है, बेस वोट आपको मिल रहा है, बीजेपी का भी मिल रहा है, मोदी जी के नाम का भी बेस वोट मिल रहा है, लेकिन मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, बड़ी बड़ी सीटें बीजेपी यूपी में हारी हैं जो कभी सोच नहीं सकती थी। देखिए, इस बारे में भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन चुनाव लड़ा है, ये भी कोई इनकार नहीं। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी ने का जो कॉम्बिनेशन है वो सही बैठा। उन्होंने मुस्लिम वोट जो है उसको अपनी तरफ खींच के रखा। उन्होंने जो आप कह सकते हो जो एससी वोट है उसमें से कुछ लिया, उन्होंने ओबीसी वोट में से कुछ लिया। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना जो कि उनकी तरफ जिसका झुकाव हुआ और उसके कारण ये जीत हुई। इस बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार जीत के आ गया? ऐसा ये भी तो भारतीय इतिहास में नहीं है कि वो तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री के पद पे जीत जाए। ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ। एक बड़ा वोट उनको सिर्फ उनके नाम पर या उनके काम पर या उनके उस पर मिलता है, तो वो बीजेपी में ऐड करता है। और कभी भी ये नहीं माना जा सकता कि संगठन जो है बीजेपी का उसको वोट नहीं मिलता, संगठन को ही वोट मिलता है, बीजेपी के नाम पे ही वोट मिलता है। और ये हमने कई जगह देखा है। ऐसा नहीं है कि कमजोर कैंडिडेट कई बार होते हैं वो जीत जाते हैं। हाँ। वो इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि बीजेपी बेस वोट है। हाँ, एक बेस वोट बीजेपी का है, उससे ऊपर कैसे उठना है ये बीजेपी को करना हो। ठीक है, एक बात संजय के पास चलते हैं। संजय, थोड़ा सा अगर आप आंकड़ों के हिसाब से बताइए, जो ईस्टर्न यूपी था लगभग जो स्विंग देखा गया, बीजेपी को जो नुकसान हुआ वो 8 से 9% का नुकसान साफ साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग था वो ईस्टर्न यूपी था। उसके बाद जो अवध क्षेत्र था, अवध क्षेत्र में
जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट बैंक था वो शिफ्ट हुआ। ये जो स्विंग है 4 से 9% के बीच में अलग अलग सेगमेंट्स में, वो क्या कहता है संजय राणा? देखिए रजत जी, जब हम स्विंग की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश चाहे अवध ले लीजिए, चाहे आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, तो स्विंग क्यों हुआ? देखिए जो पिछला चुनाव, अगर 19 का आप चुनाव देखेंगे तो जो दलित वोट था, जो ओबीसी वोट था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। इस बार जो एक नैरेटिव सेट करने में विपक्षी बहुत सक्सेसफुल हुए। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो संविधान बदल लेने की बात चर्चा हुई थी, वो नैरेटिव बहुत ही सटीक बैठा और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जनता को समझाने में, स्पेशली जो बैकवर्ड क्लास है, जो एससी क्लास है, जाटव है, उनको कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं संविधान बदल देंगे। तो आप देखिए तकरीबन अगर 19 से तुलना कर रहे हैं और 24 में ओबीसी वोटर का देखें तो झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ रहा। एससी वोटर कभी भी समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं था रजत जी, आपको ये पता है। वो हमेशा या तो मायावती जी के साथ रहता था या भारतीय जनता पार्टी के साथ मूव हुआ था। लेकिन इस बार के चुनाव में बड़े सरप्राइजिंग नंबर है जो कहीं ना कहीं मूव होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। तो ये देखिए 2-3 कॉम्बिनेशन काम किया। एक कारण नहीं थे कि सिर्फ कैंडिडेट की वजह से हारे, कैंडिडेट की भी नाराजगी थी, लेकिन बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी थे जो कहीं ना कहीं उसको डेंट किए। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र बोल रहे थे कि आपसी कलह, ये बता दीजिए इनकी आपसी कलह तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है, बाहर तो कुछ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी में आपसी कलश नहीं थी, चाचा और भतीजे में आपसी कलश थी। मार्केट दीपक एक बार रिप्लाई कर दीजिए, उसके खिलाफ बयान दे रहे थे, वो उसके रिप्लाई कर दीजिए, उसके तरफ बयान किया। मैं खत्म कर रहा हूं, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। दीपक रिप्लाई कर दीजिए। बताता हूं 2007 का शायद दीपक भाई वो समाजवादी पार्टी में थे या नहीं थे। 2007 में ऐसे मुलायम सिंह यादव जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी ऑफर दिया था कि जितने ब्राह्मण तुम्हारे विधायक हैं उनको लेके आओ, मैं आपको चीफ मिनिस्टर बना देता हूं। तो ऐसे ऑफर आते रहते हैं, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, आपके ऑफर को मान कौन रहा है? चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। आप कुछ भी ऑफर देते रहिए। तो बड़ा अंतर हो जाता है इस चीजों को समझने के लिए कि आप बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष उसको समझ रहा है। देखिए आज ये जीत गए हैं, नो डाउट उत्साह है, सराहना करता हूं कि उनकी स्ट्रेटेजी सही बैठी, लेकिन 2 साल बहुत लंबा समय होता है और दूसरी पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है निरंतर खोज कर रही है कि कहां पे गलतियां हुई और उसको मिटिगेशन प्लान क्या होगा। दीपक एक रिप्लाई दे दीजिए, फिर और जो वोट सलमान इम्तियाज भी हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता। दीपक रिप्लाई कर दीजिए, कहां अंतर कले तो आपके यहाँ भी थी, चाचा भतीजे आमने सामने थे, पार्टी की लड़ाई हुई, सिंबल की लड़ाई हुई, सब चीज तो देख ली। रजत जी मेरी बात आ जाती है। रजत जी मैं संजय राणा जी के बड़े भाई हमारे, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करता और 2007 में भी मैं पार्टी में था, उसके पहले भी मैं पार्टी में था, लेकिन उसका खामियाजा हमने भुगता या नहीं भुगता? हमें उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हम 2017 से लेकर के हम सरकार में नहीं आए, हम निश्चित हमने खामियाजा भुगता, लेकिन आज की तारीख में पूरा परिवार इंटैक्ट है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो ये यही कहना चाह रहे संजय राणा जी कि जो समाजवादी पार्टी ने जो भुगता है आज वो भारतीय जनता पार्टी भुगतने जा रही है। रहा सवाल देखिए आदरणीय भी राहुल महाजन जी ने कहा प्रधानमंत्री जी के चेहरे का, देखिए अगर ताली कप्तान को तो क्रिटिसिज्म भी कप्तान को ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का अगर कोई कप्तान है तो वो आदरणीय मोदी जी है। और अगर मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलता है तो मोदी जी 1.5 लाख में नहीं सिमट जाते। और सिर्फ बनारस छोड़ दीजिए, अगल बगल की सारी सीटें हारे हैं, जिस फैजाबाद को लेकर के, जिस अयोध्या को लेकर के इन्होंने पूरा महिमा मंडप किया। हम सिर्फ फैजाबाद ही नहीं जीते रजत जी, हम पूरा अवध मंडल जीते हैं, अगल बगल की सारी सीटें हमने जीती है। तो जब अगर नाराजगी आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो कहीं ना कहीं नाराजगी प्रधानमंत्री जी से भी है। प्रधानमंत्री जी 11:30-12 बजे तक पीछे चल रहे थे अजय राय जी से, और किसी तरीके से 1.5 लाख से जीत पाए। जो 10 लाख पार दायरे की बात कर रहे थे, लखनऊ में रक्षा मंत्री जी जो है वहां पे 5 लाख पार की बात कर रहे थे, 1.25 लाख वोट से जीते वो। तो कहीं ना कहीं वोट तो कम हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा चेहरा है, मैं नो डाउट भाई, वो प्रधानमंत्री 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको जीतना था, जीते वो, लेकिन इतने कम मार्जिन से आप बताइए अगर उनका चेहरा और उनके सिंबल पे ही सब कुछ होता। राहुल सर एक रिप्लाई तो फिर मुझे जाना है कांग्रेस प्रवक्ता के पास। देखिए हार जीत में कितने का अंतर, 1.5 लाख का अंतर कोई कम अंतर नहीं है जीतने का, है ना। एक तो पहली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कम अंतर से जीते हैं। अब यहाँ लोकसभा की सीटें जो है वो 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार से जीती गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये उन्होंने भी सही कहा कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चेहरा है, वो पूरी पार्टी को अपने कंधे पे लेके चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री अगर आप इस सिनेरियो से हटा दें तो बीजेपी के लिए तो एक पूरा वोट बैंक अलग हो जाता है।
ठीक बात है। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है वो पूरी पार्टी को लेकर चल रहा है। अब उसमें अलग अलग छत्रप हैं या अलग अलग लीडर्स हैं। योगी अपने आप में एक स्ट्रांग लीडर हैं, ये भी हमारे को मानना पड़ेगा। स्ट्रांग लीडर हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है या काम करने का तरीका है उसको भी सराहा जाता है। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी ने, मैंने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने ये एक अच्छा चुनाव नहीं लड़ा है या फिर अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने बहुत काम नहीं किया है। उनकी अपनी जगह है, लेकिन उनको जीत के आना पड़ेगा। उसके बाद ये एनालिसिस होगा कि भाई ऐसा क्या जो है वो समाजवादी पार्टी ने कर दिया कि लोग उनकी तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो गए। जब तक वो अपनी पूरी जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज नहीं कर लेते तब तक यही माना जाएगा कि ये चुनाव जो है वो बीजेपी का चुनाव है, बीजेपी ने अच्छा जीता। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता हैं सलमान इम्तियाज, उनके पास जाता हूं। सलमान, कांग्रेस के लिए भी एक संजीवनी थी उत्तर प्रदेश, जहां आपका अलायंस काम कर गया। हालांकि कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी। ये जो अलायंस हो रहा है यूपी में बाय इलेक्शंस पे, इस पे कांग्रेस की रणनीति क्या है? ये जो ऑफर अखिलेश जी ने दिया है 100 वाला, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? दरअसल रजत, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमने अलायंस में चुनाव लड़ा था वो बहुत ही कैलकुलेटेड अलायंस। जो सीटों का कम मिलना है, ज्यादा मिलना, वो एक म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू हुआ। और हमने जो चुनाव लड़ा वो जनता के भरोसे पे लड़ा। जनता ने ये महसूस किया था पिछले 10 सालों में, चाहे मैं सेंटर की बात करूँ, स्टेट की बात करूँ, कि जो बीजेपी चुनाव लड़ा ये जनता का भरोसा टूटा था। जनता ने उनको बार बार वोट किया कि आप कुछ चीजों को जो पॉलिसीज पिछले 10 सालों में बनी है वो टोटल बीजेपी का फेलियर था, उसके अगेंस्ट नतीजा आया। और रही बात आने वाले बाई इलेक्शन की, तो बाई इलेक्शन में हम लोग म्यूचुअली जिस तरीके से हमने पिछले अलायंस में हमने सीटों के साथ मतलब लीड किया है, उसी तरीके से म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू हम लोग सीट मिलेंगी और उससे चुनाव जीता जाएगा। ठीक है, आ रहा हूं ऋषि के पास से। ऋषि, ये जो बवाल है बीजेपी के अंदर, इसमें राजनीतिक विश्लेषक की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। क्या कुछ मामला बहुत सीरियस है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या सिर्फ एक कोर्स करेक्शन है कि हाँ साहब जो आने वाला बाई इलेक्शन है वो अच्छा हो जाए, डैमेज कंट्रोल की है? देखिए, कुछ ना कुछ तो खटपट है। आप देखिए, जो 10 सीटों पे बाई इलेक्शन की जो टीम बनी है, हाँ, उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। सीएम के बाद कोई महत्वपूर्ण पद है वहां योगी कैबिनेट में, तो दोनों डिप्टी सीएम का है। और इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, उसमें दोनों डिप्टी सीएम की उसमें भागीदारी को दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि खबर ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली गए थे तो उनको डांट लगाया गया है कि आप ऐसा कोई बयान नहीं दे जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे। तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात आप समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ जो हैं भजन लाल नहीं है। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यादव हैं वो नहीं है। आप उनको इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये बीजेपी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, बीजेपी के यूपी के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से सही नहीं है। आने वाले दिनों में इसका नुकसान होगा। और तब जब आपके जो संजय कुछ ऐड कर रहे हैं, संजय राणा पहले से मजबूत हुए हैं। देखिए रजत जी, मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं जो हमारे भाई ऋषि जी बोल रहे हैं कि अंतर्द्वंद है। भाई, अंतर्द्वंद आपको कहां दिख रहा है? जहां चुनाव हारने की अगर चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी की लीडरशिप में मोर देन 50% चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, तो उस पर तो प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं। आप जिस चीज हो नहीं रही है, हम सब एक विचारधारा बना रहे हैं कि मीटिंग जो दिल्ली में हो रही है, इस चर्चा हो रही है, सरकार बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के विचार अलग हैं, पाठक जी के अलग हैं, मुख्यमंत्री का। भाई देखिए, एक पार्टी है, व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं, लेकिन आपसी समावेश बना के चल रही है। और वो जो पार्टी है वो प्लानिंग कर रही है, जो आने वाले 2 साल बाद जो चुनाव होना उसकी प्लानिंग कर रही है, और जो अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं बहुत सही। ठीक है, रोहित के पास लगे। रोहित कुछ ऐड कर रहे थे आप? संजय राणा जी कह रहे कुछ नहीं, बिल्कुल सब प्लानिंग का दौर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं एक बात बता दूं आपको बहुत अच्छी तरीके से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई। तो एक जो कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर, तो आप 1.5 लाख वोट से जीतो, आप 10,000 वोट से जीतो, कि आप 1 वोट से जीतो, जो जीत के आता है, जो सत्ता बनाता है, जो शपथ लेता है, उसी की सरकार होती है। तो एनडीए की ही सरकार है।
और एनडीए की ही प्री पोल अलायंस के अंदर जो हमारा अलायंस बना था, उसको ही जनता ने मैंडेट दिया है और एनडीए ने ही शपथ ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विश्व रिकॉर्ड फिर से एक बार कायम करने का काम किया है कि जो 1968 के बाद नेहरू जी ने तीसरी बार शपथ ली थी और प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली है। अब तो हारे तो राहुल गांधी हैं, हारी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। दीपक, समीक्षा जो जीता वही सिकंदर नहीं ना। जी मुझसे बिल्कुल, जो जीता वही सिकंदर, रोहित जी कह रहे हैं। कहा 1 वोट से जीते, 1 लाख से जीते, 10 लाख से जीते, क्या फर्क पड़ता है, जो जीता है वही सिकंदर। चलिए रजत जी को बधाई हो, 1 वोट से जीते, 1 लाख से जीतते। वो खैर जो कहते थे यही लोग पहले कहते थे 10 लाख पार, हम लोग नहीं कहते थे। देखिए बात आ रही है इधर संविधान की। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के लोगों ने जो है फॉल्स नेटिव सेट करके संविधान के लिए जो कहा। भाई लल्लू सिंह जी हमारे नेता है नहीं, हमारी पार्टी के लीडर है नहीं, दिव्या कुमारी जी हमारी पार्टी की जनता ने हरा दिया ना, जनता सबका हिसाब किताब करती है दीपक भाई, जनता छोड़ती थोड़ी ना है। आनंद कुमार हेगड़े जी हमारी पार्टी के लीडर है नहीं, और मोहन भागवत जी के लिए मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर असल में लोग संविधान के रक्षक थे तो उन्हें कौन सा नोटिस सर्व कर दिया, कौन सा उनको हटा दिया। दिव्या कुमारी जी आज भी डिप्टी सीएम है, लल्लू सिंह चौहान तभी थे। अगर हरवा तो दिया, हरवा तो दिया। हाँ तो जनता तो सबका हिसाब करती है ना, जाना तो आपको जनता के दरबार में है। हरवा तो दिया लल्लू सिंह को, लल्लू सिंह को हरवा तो दिया, लल्लू सिंह को हरवा तो दिया। अरे भैया यही तो हम कह रहे हैं दीपक जी महाराज, अरे आप हमारी बात को रिपीट कर रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ जनता ने तो हरा दिया ना। अगर जनता के पक्ष में काम नहीं करोगे तो जनता हरा देगी। बहुत क्लियर है, लोकतंत्र है, आपकी तरह दिव्या कुमारी के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया, दिव्या कुमारी के लिए कौन सा एक्शन लिया, दिव्या कुमारी ने भी। अरे आखिरी में आप हमारे ना वहाँ जिला अध्यक्ष के ऊपर भी आ जाओगे कि उसके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया। आ रहा हूँ, अरे एक बार राहुल सर तो समझो सरकार। राहुल सर अमूमन ऐसा हमने देखा नहीं, ये जो 10 साल का कार्यकाल था, आ रहा हूँ दीपक आर्य, उसमें बहुत ज्यादा खबरें मिलती नहीं थी। पहली बार है, बहुत सरप्राइजिंग है कि अंदर खाने की खबरें बाहर आ रही है और लड़ाई खुलकर आई है। अमूमन कांग्रेस में ऐसा मिलता था कि साहब हर आदमी बोल रहा है विपक्ष में, नहीं साहब राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी गलत है, जनरल सेक्रेटरी की गलती है, कमलनाथ जी की गलती है, ये सब हमने देखा था। बीजेपी में नहीं देखा था 10 सालों में। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब जो एक अंदरूनी कलह है, असंतोष है, समन्वय की कमी है, वो स्क्रीन पर है और आज हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। राहुल सर, कमी है या स्पेकुलेशन है? मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य ने आके कहा कि योगी जी खराब हैं, योगी जी ने गलत कर दिया है, हटा देना चाहिए। कहा नहीं कहा। देखिए जब कलह होती है तो दो फाड़ हो जाते हैं पार्टियों में, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा। तो हुआ क्या, क्या बोला जा रहा है कि अच्छा हम तो अलग राह ले लेंगे। भाई ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी के नेताओं ने अलग राह नहीं ली है, बोल के ले ली थी ना जब लेनी थी जिन लोगों को। तो क्या ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश के संगठन में ज़रूर चर्निंग है। संगठन में चर्निंग जो है वो हार के कारण भी है, संगठन में चर्निंग इस कारण से भी है कि भाई हार के कारण क्या हैं, ये भी चर्निंग होगी, आगे कैसे बढ़ना है। अगर कोई ग्राउंड कनेक्ट टूटा है किसी का तो वो कैसे बनाया जाए, अगर उसको लेकर ही आपने देखा कि उन्होंने सारे मंत्रियों को लगाया कि अच्छा कैसे जो है आगे बढ़ा जाए, तो चर्निंग हर संगठन में होती है। अब मैं ये मान लूँ कि कांग्रेस और जो विपक्षी गठबंधन था, क्या उसने ये चुनाव से पहले नहीं कहा था कि हम जीत के आएंगे, इनको हराएंगे? जीते क्या? तो देखिए वो भी इसका जो विपक्षी गठबंधन उसमें भी चर्निंग हो रही होगी कि आखिर अब जो ये बेहतर सीटें मिली हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने इस जो बेहतरीन हम प्रदर्शन है उसको करवाया, तो वो मुद्दों को कैसे आगे बढ़ाए। सब राजनीतिक दलों में ये चर्निंग तो होती है, ये चर्निंग बीजेपी में भी। ठीक है, आ रहा हूं एक बार ऋषि के बाद। ऋषि, राहुल सर कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ है नहीं, स्पेकुलेशन से ये पहला। दूसरा, ठीक है बदलाव की तरफ पार्टी बढ़ रही है और मेरे ख्याल से अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। क्या ये स्पेकुलेशन है, आप लोग लगाते रहिए? नहीं देखिए, अब राहुल सर का अपना ओपिनियन है। आप देखिए राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश से लेके तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए जहां से मैं बिलोंग करता हूं, सम्राट चौधरी के विरुद्ध खुलेआम वहां के सांसद और विधायक बोल रहे हैं कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए। और चर्चा में भी है कि सम्राट चौधरी को वहाँ रिप्लेस किया जा सकता है। वसुंधरा राजे धौलपुर महल से बाहर नहीं निकली, अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र से बाहर उन्होंने प्रचार तक नहीं किया। आज भजन लाल को वसुंधरा राजे के महल में जाके माथा टेकना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ 6 सीटों पे बाय इलेक्शन है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से।
तो सब कुछ आसान नहीं है, ऐसे आप खारिज नहीं कर सकते। बीजेपी में सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर करीमलाल मीणा पूर्वी राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं, कृषि मंत्री थे बेचारे। भैरव सिंह शेखावत के कैबिनेट में भी कृषि मंत्री थे और वसुंधरा के दोनों कार्यकाल में कृषि मंत्री थे। तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूँ, सर का बात मानता हूँ कि हर पार्टी में इस प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पार्टी विद द डिफरेंसेस कहती थी, आपने रजत जी बिल्कुल सही कहा। विगत 10 सालों में ऐसा चर्चा या ऐसा डिबेट रजत भाई तो लेकिन आते नहीं थे, या हम लोग ऐसा डिबेट नहीं करते थे कि योगी और मोदी में डिफरेंसेस है, योगी और शाह में डिफरेंसेस है। आज रजत जी प्रोग्राम लाए हैं तो ऐसे ही तो नहीं लाए होंगे बेचारे रजत जी। संजय राणा एक बार रिप्लाई कर दिए ऋषि का। रजत जी, मैं सोच रहा था, ऋषि भाई की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मुझे लग रहा है सपनों की दुनिया में रहने की इनकी आदत हो गई है। ये बता दीजिए, कोई करंट मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री से या जाके मिलता है तो उसमें गुनाह है क्या? एक शीर्ष नेतृत्व है, एक जूनियर नेता अपने सीनियर नेता से मिलता है, और हर जगह ऐसे हो रहा है। कहीं भी चीजें बाहर आ रही हैं, आपके द्वारा बनाई हुई खबरें हैं ये। अरे सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। आप क्या अपने देख लीजिए, भाई बहन में झगड़ा चल रहा है, बहन मां में झगड़ा चल रहा है, वो आपको नहीं दिखता है। आपके कमलनाथ और शीर्ष नेतृत्व में झगड़ा चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। कमलनाथ जीतू पटवारी में झगड़ा चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। मतलब आपकी पार्टी में खुद टूट पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी की पार्टी में जहां पे कुछ नहीं है वहां पे आपको सब कुछ दिख रहा है, अपनी पार्टी में कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही कहते हैं कि लगता है सपनों की दुनिया में जीने लगे हैं। रजत जी कमलनाथ और जीतू पटवारी में झगड़ा चल रहा है तो सुनी पे सिमट गए ना। राजस्थान में अशोक गहलोत तो सचिन पायलट कहां सिमट गया, कहां सिमट गया? गहलोत जी तो मतलब शीर्ष नेतृत्व का कहना नहीं मान रहे हैं, बोले मुझे बनना ही नहीं है। अरे कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूँ, आपके दिमाग में तो बीजेपी के अलावा कुछ भरा ही नहीं हुआ है। कमलनाथ जीतू पटवारी, अरे नहीं, बीजेपी वाली बात नहीं है। पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, मेरा घर सही है कि नहीं। और जिसके घर जो होते हैं शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं उठा फेंकते हैं, तो आपको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। रजत जी फैक्ट्स पे बात करेंगे ना। जीतू पटवारी कमलनाथ में झगड़ा है तो कांग्रेस फैक्ट्स पे एक स्टेट लेके बात कर लीजिए, एक स्टेट पे। कहां से आप कहां से भाई भाजपा कोटेड। ठीक है, एक बार अरे भैया मैंने प्रश्न उठा दिया तो भाजपा करने लगे। रोहित, ये जो चीजें चल रही है, क्या ये निगेटिव पब्लिसिटी नहीं देखती? एज अ अलायंस पार्टनर, क्या आपको लगता नहीं कि ये सारी चीजें घर के अंदर सुलझ जानी चाहिए? इसका इफेक्ट पड़ रहा है। बातें तो सब घर में ही सुलझ रही हैं। और एक बात समझिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन ओवरहॉलिंग होती है तो थोड़ी बहुत आवाजें तो आती ही है ना। और ऑर्गेनाइजेशन ओवरहॉलिंग कर कौन रहा है? जो जीत के आया है, जिसको जनता ने पुनः तीसरी बार मैंडेट दिया है कि आप अगले 5 साल तक आप सत्ता में रहेंगे, वो अपनी ओवरहॉलिंग कर रहा है। जो हार के आए हैं वो तो आत्ममुक्त हैं, वो आत्ममुक्त है और ना जाने वो कौन सी दुनिया में। और मैं तो ये कहूंगा ऐसे ही आत्ममुक्त रहे हैं, क्योंकि इनको शायद हमारी चिंता होगी कि हमारी ओवरहॉलिंग में जो आवाजें आ रही हैं वो हमें नुकसान देंगी। तो ये क्योंकि ये चाहते हैं कि ये हम सत्ता में बने रहें और ये विपक्ष में बने रहें, पर हमको इनकी चिंता नहीं है। हम तो चाहते हैं ऐसे ही आत्ममुक्त रहें और समझते रहें कि जनता ने इनको जिता दिया और पुनः इनको जनता एक बार फिर से एक मजबूत विपक्ष दीपक रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। और 29 में इनको दोबारा जगह दे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको पुनः विपक्ष में बनाए रखे। दीपक रिप्लाई कर दीजिए। बनाए रखे। देखिए रजत जी, रोहित भाई शांत होंगे तुम्हें। देखिए रजत जी, XYZ कोई भी मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में, हमें इससे लेना देना नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कुशासन से ही गिरने वाले, अपने कुशासन से ही जाएगी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के बारे में इनसे बात करना चाहती है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज की तारीख में महंगाई से लेकर के जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, उससे इन्होंने जनता के बिल्कुल ध्यान भटका दिया है। उस पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। चाहे महंगाई उसी तरीके से आप देख लीजिए, चाहे लोगों की बेरोजगारी देख लीजिए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो इस सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। ये मुख्यमंत्री किसी को बना दे, जो मुख्यमंत्री इनको कंटिन्यू रखें। 2-3 एग्जाम्पल अगर बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल बता दी, मैं ठीक है, आ रहा हूँ बस, आ रहा हूँ एक बार। कहाँ चल रहा है, कहाँ डला पानी आ रहा हूँ, चल रहा हो क्या? दीपक आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। राहुल सर, ये जो इश्यूज है टमाटर, अरे ठीक है, हर पार्टी में ऊपर नीचे चलता रहता है। हर डिप्टी सीएम बनना चाहता है, हर मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये जब आप राजनीति में आते हैं तो एक आपका मिशन रहता है। आप किसी पूछिए कि साहब आज जो प्रवक्ता बैठे हैं, क्या उनको विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना? बनना है, एस्पिरेशन होता है, सभी में होती है, सब में होती है। और देखिए ये भी राजनीति में होता है कि लोग जो है जगह छोड़ना नहीं चाहते कई बार। तो संगठन ऐसे में एक बड़ी भूमिका निभाता है। संगठन तय करता है
कि अब ये समय हुआ है कि अब आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए जगह छोड़नी चाहिए, तो ये संगठन तय करता है। और दूसरा देखिए, अगर महंगाई जैसा मुद्दा है या बाकी मुद्दे, मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई मुद्दा नहीं है या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, ये सब, लेकिन ये मुद्दा तो मध्य प्रदेश में भी रहा होगा, ये हिमाचल में भी रहा होगा, ये उत्तराखंड में भी रहा होगा, ये दिल्ली में भी रहा होगा। लेकिन लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसा दल है जो देश को आगे की राह दिखा सकता है या फिर देश को लीड कर सकता है, या ऐसा कौन सा लीडर है जो लीड कर सकता है। अगर उनको प्रधानमंत्री में वैसा, नरेंद्र मोदी में वैसा लीडर दिखता है और उनको लगता है कि ये सारे इश्यूज जो हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, ये कोई व्यक्ति हल कर सकता है, तो वो उसको देखकर वोट करते हैं, उनकी तरफ वोट करते हैं। अब जब बात आएगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, जब बात आएगी तब ये देखा जाएगा कि क्या योगी जो हैं वो ऐसे लीडर हैं जो कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा लीडर है जो आगे ले जा सकता है। तब ये फैसला होगा कि असल में योगी जो हैं वो कितने सक्षम है, या फिर जो अखिलेश यादव है उनके प्रति लोगों की रुझान बढ़ा है या नहीं बढ़ा। ठीक है, आ रहा हूं। दीपक, क्या इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में समाजवादी पार्टी देख रही है? क्या कोई मौका तलाश कर रही है कि साहब बीजेपी जो मजबूत थी, एक डेंट आपने दिया इस लोकसभा चुनाव में, नो डाउट, ठीक है सरकार नहीं बना पाए लेकिन डेंट तो है ही यूपी में, ठीक ठाक डेंट। क्या यहां से कोई मौका तलाश कर रही है, या फिर ये जो मॉनसून ऑफर है ये सिर्फ ऑफर ही ऑफर है? रजत जी, अगर हमने ऑफर दे दिया ना तो आफत आ जाएगी समाजवादी पार्टी में। अरे आप शांत रहो, हमारा नाम, आपका नाम दीपक रंजन है क्या? नहीं, आपका नाम दीपक रंजन तो आप बोलो। नहीं, हमने तो दीपक भाई बताया कि थोड़ा संभाल के रहना, कहीं हमने अगर कहीं मॉनसून ऑफर दे दिया तो आफत ना आ जाए। आपका समय आएगा तो आप बोलना। वो ऑफर लेने आप चले गए थे, छोड़िए अब उन बातों मत जाइए, पुरानी बातों पे। आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बात महंगाई की, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 100 रुपए से ऊपर कभी दाल नहीं गई, लोगों को चढ़ा रहे हैं। आप बता दो 100 रुपए से ऊपर दाल गई या नहीं गई है, आप बता दो भाई। रोहित भाई, आप हमारे सवाल का जवाब दे दो कि 100 रुपए, आप कृषि मंत्री हाथ करके बता रहे हैं, मीडिया वाले पूछ रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि पीसी में कह रहे हैं कि 100 रुपए से ऊपर कभी दाल गई। हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, अब नहीं गई ना 100 रुपए से ऊपर दाल कभी, आप बता दो। आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं, उनको जानकारी पहले उनको दुरुस्त करिए। देखिए रजत जी, हमें कोई लेना देना नहीं सरकार करेंगे। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इनके झगड़े में उत्तर प्रदेश की महान जनता सफर ना करे। आज की तारीख में आप शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जिस तरीके से सुस्त पड़े हुए हैं, जिस तरीके से कंफ्यूज हैं, इनकी सुने कि उनकी सुने, काम किस तरीके से पूरा दम पड़ा हुआ है, तो हम तो यही चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की महान जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान दे, और अगर उस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से सड़क से लेकर के सदन तक हम आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। एक बार रोहित जवाब दे दी, क्योंकि आपने सवाल था, आपका भी कोई ऑफर हो तो बता रही है दीपक को, आप कह रहे थे मैं ऑफर दे रहा हूं। हमने तो अभी ऑफर दिया नहीं है, अगर हमने ऑफर दे दिया तो फिर आफत आ जाएगी। समाजवादी पार्टी वालों ने अभी एक राज्यसभा का चुनाव देखा है कुछ दिन पहले, तो बात उस समय जो है बिलबिलाए घूम रहे थे सारे चैनलों पे दीपक रंजन जी। तो ऐसा ना हो कि फिर से अगर कहीं कोई ऑफर चला जाए तो फिर आफत आ जाए, मॉनसून ऑफर कहीं भारी पड़ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है जरा ये ऑफर कम खेलें और जनता की चिंता ज्यादा करें, महंगाई पे बात करें, अच्छा लगता है। कम से कम जनता की बात करिए ना, जनता ने आपको इसीलिए चुन के भेजा कि महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। दो सांसद में इतना घमंड, अरे कोई बात नहीं, आपको पार्टी की उपजी हमने कराई है भैया। चौधरी चरण सिंह नहीं, मुलायम सिंह का हाथ पकड़ के आपको उनको नेता बना दिया था। मेरी मेहरबानी, पार्टी तो धोखे पे बनी है। अरे भाई साहब, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा देके आपकी पार्टी बनी है। दीपक भाई भूल गए क्या? याद दिलाऊं 1989। अरे हिम्मत है बोलो ना। अरे 1989 याद दिलाओ। अरे आपकी पार्टी तो हमारी पार्टी को धोखा देके बनी है। अरे जो पार्टी की उपजी धोखे से हुई हो, वो प्रवक्ता हमको गिनवाएंगे कि हमारे कितने सांसद हैं। बैठे हैं, भाई साहब, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने तो हमारी पार्टी धोखे के ऊपर बनाई है। चवन्नी क्यों पलट गई? चवन्नी क्यों पलट गई? हम नहीं कहना चाहते टोटी चोरों को, हम नहीं बताना चाहते कि टोटी कहाँ की खुल गई। अरे तुम खुद टोटियां टोटी चोरों ने अभी हम नहीं बताना चाहते। सरकारी दफ्तरों में टोटियों की बहुत कमी है, अभी तक भर नहीं पाई है टोटियां। अब हम नहीं कहना चाहते टोटियां खुल गई। विधानसभा में भी टोटियां गायब हो रही हैं, विधानसभा में भी टोटियां गायब हो रही है। अब तो संसद भवन में भी गायब हो रही है टोटियां। रोहित अग्रवाल चुरा रहा है। अरे चुप चवन्नी पलट गई, चवन्नी पलट गई। अरे और चवन्नी पलट गई।
ठीक है, आ रहा हूं, एक बार संजय राणा जरूर, फिर राहुल सर पर जाना है। संजय राणा, ये जो मौके की बात है मॉनसून वाली, क्या ये बात बिल्कुल चिपक गई है? क्योंकि हर आदमी अब यही कह रहा है भाई साहब मौका है, मौका है, मौका है। संजय राणा थोड़ा फास्ट। बस छोटा सा मैं खत्म करूंगा। हाँ। देखिए रजत जी, महंगाई की जब चर्चा समाजवादी पार्टी करती तो बड़ा ही दुखद होता है, बड़ा ही मुझे दुख होता है कि इनको कोई भी आंकड़े नहीं पता है। अगर 75 पैसे का आता था 1 किलो घी और वो 80 रुपए का हो गया 47 में, और 80 रुपए का हो गया था 1987 में, 28 रुपए का आता था आटा 2007 में, अब 2014 में कितना हो गया? 28 रुपए का। तो भैया इनको आंकड़े लेके बैठे थे, पेट्रोल बताएंगे राहुल तो सर, जमीन ये खसक जाएगी। यहाँ अब से आते हैं क्या आपके मुख्य प्रश्न में। देखिए, ठीक ठाक चेंजेस हमको बीजेपी में संगठन में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? पहला। दूसरा, क्या जो मिनिस्टर्स हैं उसमें भी कोई रिशफल की संभावना है? और ये कब, इस बाई इलेक्शन के पहले या बाई इलेक्शन के बाद? और बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या दर्शाएंगे कि यहां से रणनीति क्या है? देखिए, बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स में ये तो बिल्कुल साफ होगा, स्पष्ट होगा कि बीजेपी को, अगर बीजेपी जो 5 सीटें उनके पास हैं उसको रिटेन नहीं कर पाती है, तो उससे ये तो साफ होगा ना कि प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, बीजेपी की कहाँ कमियां हैं जिसको लेकर बीजेपी को सुधार करना है, यही तो मंथन चल रहा है अभी। तो ये स्पेकुलेशन, या फिर देखिए अभी भी 13 जो उपचुनाव हुए 13 जगहों पर, वहाँ पर भी तो बीजेपी जो है उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हाँ। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भी होगा और महाराष्ट्र भी होगा उस वक्त। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहाँ पर जिस तरह का जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी का जो अपना प्रदर्शन है वो बेहतर नहीं रहा है, वो भी वहाँ पे भी खराब रहा है, उत्तर प्रदेश में भी खराब रहा है। तो बीजेपी के लिए दोनों ही स्टेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए। जहाँ तक संगठन में बदलाव की बात है, तो संगठन में ज़रूर आपको उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सकता है, कि क्योंकि ये असेसमेंट की जा रही होगी कहाँ पे किस तरह के बदलाव करेंगे तो बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। वो नेचुरल चीज़ है कि इस तरह का बदलाव जो है उत्तर प्रदेश के संगठन में ज़रूर देख सकते हैं। मुझे सरकार में बदलाव होता कोई दिखाई नहीं दे रहा।